नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, पर डे आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का एक सेट का डिस्कशन कराते हैं। पर डे सुबह सुबह आपके लिए क्लास आ जाता है। आप लोग जुड़ते भी है बहुत लोग। जो लोग नया जुड़े हैं वो लोगों को आज बता देते हैं, ताकि जो इस पिछला सेट का बहुत सारे सेट का डिस्कशन हमने कर चुके हैं अभी तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे भी देखिए। बहुत आपको हेल्प होगा आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज उससे अगला सेट लेते हैं। सेट में क्या क्या होता है, पहले मैथ सेक्शन होगा, फिर जीके, उसके बाद में हिंदी। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो इंग्लिश को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब सेट थोड़ा सा लंबा होगा क्लास, आप बने रहिएगा लास्ट तक। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है पिछले साल जो पूछा गया था, उसी के आधार पर जो सेट होता है वो सेट का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। यानी कि जेन्युइन क्वेश्चन होगा, कोई इधर उधर की क्वेश्चन और ट्रिक फ्रिक ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज अगला सेट लेते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का सेट का जो है पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। समझ गए क्या है ये। एक बात और जान लीजिए, ये 2022 का सेट है, समझ गए कि नहीं। 2022 में जो पूछा गया था वही क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है 1250 रुपया था और 2 वर्ष में कितना हो गया, 1800 रुपया हो गया। तो बताइए कि 1250 रुपया कितना हो गया है, 1800, यही हो गया है। ये कितने दिन का समय का बात है, 2 साल का। तो एक बात आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है और साधारण ब्याज जो होता है वो पहला साल सेम होता है कि नहीं। तो पहले तो ये देख लीजिए कि 1200 से लेके 1800 आने में उसको 550, क्योंकि 1800 ही है ना, 1250 है तो 550, यानी कि टोटल जो 2 साल में इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 550। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज 1, 2, पहले साल जितना अमाउंट होगा दूसरे साल भी इतना ही होगा, और सिर्फ ज़्यादा क्या होगा, पहले साल के ब्याज पे ब्याज जो मिलेगा वो। तो 550 को क्या बोले, वही तो पूछा जा रहा है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रुपया ब्याज का दर है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भाग में विभक्त कीजिए जो आपको डाटा यहाँ भी बैठे यहाँ भी बैठे यहाँ। तो हम कहें कि सर 500 अगर रहता तो यहाँ 250 और यहाँ 250, तो 500, लेकिन 50 ज़्यादा है, यानी कि 50 यहाँ पर आया होगा, तभी ना 550 है। तो 250 पे 50 ब्याज है, कितने प्रतिशत की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो निकाल दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, R% जो निकलेगा इसका, जितना रहता है ऊपर और जितना पे निकालना है उसको नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है। 1 0 से 1 0, 25 दूना 50, यानी कि 10 दूना 20, कितना % हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो निकल कर आ गया कितना, 20%। 275 जब करिएगा तो आपका हो जाएगा 550। अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक साल ब्याज समान तो होगा नहीं। इसका मतलब साधारण ब्याज तो है नहीं कि हम डायरेक्ट दोनों को समान कर दे, समझ गए कि नहीं। इसका मतलब हमें ऐसे तो 550 2 साल में ना पुराना है भाई मेरे। तो यहाँ पर आप 275 कर दिए और यहाँ पे 275। तो आपको पता है यहाँ क्या किए, सिर्फ और सिर्फ आपने मूलधन पे ब्याज लगा लिया, जबकि आपको पता है कि अगले साल ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज का डिफिनीशन क्या होता है कि हर साल मूलधन में जितना ब्याज लगता है समान रहता है, तो इसीलिए तो। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, समझ गए कि नहीं। तो हमने पहले साल मूलधन पे लगाए, फिर लगाए मूलधन पे, अब इस साल जो ब्याज था ना उस पर भी ब्याज लगेगा, समझ गए कि नहीं। चलिए उतारिए आराम से। हाँ हाँ हाँ, अपने मन से हम ये सोचते हैं कि पहले इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, अपने तरीके से। सर 500 अगर रहता तब तो 250 हो जाता, लेकिन यहाँ 550 है, यानी 50 रुपया एक्स्ट्रा है। तो ये 50 कहाँ से आया होगा, 2 साल की बात है तो ब्याज पे ब्याज आया होगा। यहाँ देखिए जितना आपका ब्याज था ऊपर, हाँ ये निकालने की तरीका है। परसेंटेज में हमने बताया आपको कि जितना परसेंट, मान लीजिए हमें 500 नंबर का एग्जाम था, वो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ R% इज इक्वल, अभी लिखिए ना, इंटरेस्ट अपॉन
प्रिंसिपल इंटू 100, यही तो है। अभी हमारा ये प्रिंसिपल था क्योंकि इस पे इतना ब्याज लग रहा था, समझ गए कि नहीं? 250। हाँ, क्योंकि अभी इंटरेस्ट 50। हाँ उतारिए, बहुत काम का क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है और वहाँ से जैसे ही आप हमारे इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में क्वेश्चन सब लिखा रहता है सब, समझ गए कि नहीं? नहीं तो सब लोगों को बोले गए हैं ये सेट खरीद लीजिए, है ना? क्योंकि सेट डिस्कशन में अगर आपको हम क्वेश्चन लिखाएंगे तब तो क्लास हो गया, तो एक दिन में एक सेट हो ही नहीं पाएगा 1.5 घंटा में, समझ गए कि नहीं? तो सभी लोग खरीदा है, आप भी ये वाला सेट खरीद लीजिए, समझ गए? और इस सेट से पढ़ाई होता है, आप क्वेश्चन आपके पास रहेगा, बना कर आइएगा, जो फंसेगा वो आप लोग सब पूछिएगा, समझ गए कि नहीं? आप भी अपना क्वेश्चन पूछिएगा जिस तरीके से ये लोग पूछ रहा है, समझ गए? ये वही करीब 150 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उतार लीजिए ये क्वेश्चन फिर से। कुछ नहीं था, क्या बोला कि कोई धन जो है ना वो 1250 से 1800 हो जाता है 2 साल में, लेकिन ब्याज कैसा है? चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो हमने बोले 1250 से अगर 1800 आया है तो वो 550 रुपया ब्याज लेके आया है, यानी 2 साल में 550 ना, तो उसको ऐसे नंबर्स में डिवाइड कीजिए कि 2 बारों में बांट जाए, प्लस हमें चक्रवृद्धि ब्याज है, हमें ये भी याद रखना है कि दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो हमने बोला जहाँ तक समान राशि है वहाँ तक पहले डिवाइड कर लिए, 250 250 बचा कितना प्लस का 50। तो हमने बोला ये 50 कहाँ से आया होगा? तो ये 50 इस ब्याज पे ब्याज लगा होगा, तो जितना पे ब्याज लगता है उसको नीचे रखते हैं और जो ब्याज होता है ऊपर, और 100 से गुना करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ वही होगा, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। अभी 3 साल में हाँ 3 साल रहता तो फिर इसको हम क्या करते, पहले 3 भागों में डिवाइड कर लेते, क्योंकि मूलधन पर सब साल तो ब्याज उससे ही लगेगा। हाँ हाँ, और ना उसका और उपाय है एक, समझ गए कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसमें आपको जो है ना वो भी लगाना होगा, ऑप्शन भी देखना होगा। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, हम ऑप्शन में से बोल भी देंगे, ठीक है ना? बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? सर्वांग समता का कितने नियम है? 3 नियम है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए बोला जा रहा है एक इसमें से कौन नहीं है। पहला है SSS यानी कि साइड साइड साइड, दूसरा है SAS साइड एंगल साइड, तीसरा है SSA साइड साइड एंगल, और चौथा है ASA। बताइए, हमने कितना बार बताया होगा जब आपको त्रिभुज पढ़ाए होंगे तो ये सर्वांगता है, ये कॉन्ग्रुएंसी होता है, सिमिलरिटी का ये बात है। क्या है इसका, आप क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। डी मतलब RH, डी में है ASA। नहीं ये तो है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? हाँ 3 है इसमें से, और एक जो है ना वो आपको नहीं है। साइड 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 है, देखिए बताते हैं। सर्वांग समता का 3 नियम है, क्या क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहला, अगर किसी त्रिभुज में तीनों साइड बराबर हो तो फिर वो हमारा सर्वांग समता हो जाएगा। दूसरा, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, यानी कि दोनों बीच का एंगल बराबर होगा तो भी वो क्या होगा? सर्वांग समता होगा। और तीसरा नियम जो है एंगल साइड एंगल, ये तीनों जहाँ देखिएगा समझ जाइएगा ये सिमिलरिटी है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया हुआ SSS का कोई वो नहीं है। समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करा कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है? खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? इतना आसान क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? तो आपको 4-5 बातें आपको नहीं पता होगा शायद, इन सबको तो बताए हुए हैं। डिस्काउंट जो होता है ना वो MP पर दिया जाता है, ठीक? 308, ठीक है ना, MP पर दिया जाता है।
और जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ना तो वो सीपी पे निकालते हैं, समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि 12% छूट दिए हैं और तब 308 रुपया आया है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए MP 100 रहा होगा 100, तो इस पर डिस्काउंट आपने दिया है 12% का, यानी कि 12 का दिया होगा, 100% ये भी मान लेते हैं, तो आपका जो SP होगा वो घटेगा डिस्काउंट, क्योंकि छूट देंगे तो घटाएंगे ना, यानी कि कितना होगा 88% हो जाएगा। और यही 88% का वैल्यू आपको दिया हुआ 308। यहाँ से 308 की 80 308 है, समझ गए कि नहीं? यहाँ से 100% का वैल्यू निकालना, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 308/88, और 100% का निकालना था, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा जा रहा है वो कितना है 100% है। तो 308/88 गुने 100, इसको काट लीजिए, कितना आएगा 11 से कट रहा है क्या, 8 3 11 कट रहा है, 11 8 88, 11 का 11 दूना 22, 11 8 88, 4 से कट रहा है 4 दूना 8, 7 चौक 28, 2 से कट रहा है 50 बार, 50 7 350, यही आपका अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस होगा। समझ गए? बहुत आसान था। उतारिए, आता है ना थोड़ा थोड़ा समझ में? कुछ नहीं है, आपको 3-4 बातें जानना है जो आप बस थोड़ा सा उस बैच में अभी नहीं आया है वो, है ना? समझ गए कि नहीं? कि जो भी चीज़ होगा ना उसको हम 100% मानते हैं। अब मानते क्या है, वो होता ही है अपने आप में, कोई भी वैल्यू क्या है 100% है। समझ गए कि नहीं? छूट जब लेने जाते हैं दुकान पे तो आपको क्या किया जाता है, सो बताइए? घटा कर देता है, पैसा में से आप छुड़ाते हैं कि उसको और ज़्यादा दे देते हैं? तो यही बात किए हैं। जितना लिखा था मार्क प्राइस मतलब लिखा हुआ प्राइस, उसमें से छूट को घटा दिए हैं तो विक्रय मूल्य आ गया, और उतना दिए हैं 308। समझ गए कि नहीं? बस और कुछ नहीं था। इसको एक वीडियो में काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं? आप डायरेक्ट 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, या डायरेक्ट 100% का निकालेगा तो यहीं पे मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए तो भी यही आएगा। बात वही है, समझ गए? नहीं आया 350। देखिए हमने पहले इसको ट्राई किए डिविजिबिलिटी रूल से। यहाँ देखिए 88 11 का मल्टीपल है, कहें कि 11 का है कि नहीं, तो 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, ऑड और इवन पैलेस का जो सम होगा, जो ऑड पैलेस का सेम हो और इवन पैलेस का सेम हो, उसका डिफरेंस अगर 0 है या 11 के मल्टीपल है तो कट जाता है। तो हमने देखा इवन पैलेस पे हमारे पास 0 था और ऑड पैलेस पे 11 है, और डिफरेंस निकाले तो 11 आ गया, यानी कटेगा 11 से, तो फिर हमने 11 से काटा। तो 11 दूना 22, 11 8 88, 28 से इसको काटे हैं, और 11 8 88 8 से इसको काट लिए। फिर कहें जैसे 28 है, ये 8 है, 4 से कटेगा, 7 चौक 28, 4 दूना 8, फिर 2 से 100 को काट दिए, 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया। ठीक है, चलिए। MP मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, लिखा हुआ प्राइस आसान भाषा में। देखिए अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण की माप अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, दूर रखें, ऐसा क्वेश्चन दूसरा बार इस सेट में आ चुका है। इससे पहले सर्वांग समता पे आया था, और ये हमारा त्रिभुज पहचानने वाला है। जब हम आपको ट्रायंगल में बताए होंगे, या जब नहीं जो नहीं पढ़े हैं ट्रायंगल जब आएगा तो बताएंगे। सबसे पहला यही क्लास होता है, ट्रायंगल को पहचानते कैसे हैं, ट्रायंगल बनेगा कैसे, है ना, यही बात है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण की माप अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा। समझ गए कि नहीं? कोण की बात हो रहा है ना। अगर मान लीजिए साइड हो रहा था तब ना, ये तो कोण की बात है। अगर मान लीजिए कोई, आपने ये देखा होगा ऐसा ट्रायंगल, और एक कोण का मान अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है, तो ये कैसा ट्रायंगल होता है? 90 डिग्री वाला को क्या बोलते हैं?
समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समझ गए? एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180। और कहा है कि एक कोण अगर अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो कैसा होगा? तो एक 90 होगा तो बचा 90, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो 90 होगा, तो बराबर हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज होगा? जोर से बोलिए, समकोण त्रिभुज। चलिए आगे देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। कहता है कि 10 × 10 × 5 मीटर बीमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है? बताइए। क्या सर? क्वेश्चन को पढ़िए ना ध्यान से। कह रहा है कि 10 × 10 × 5 ये 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। बीमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या है? बताइए। आपको पता है जब कमरा जो होता है वो कैसा होता है? घनाभाकार होता है। हाँ, घनाभाकार होता है। और उसका जब लंबाई जो निकालना होता है, यानी कि विकर्ण निकालना है, तो उसका विकर्ण क्या होगा? √L² + B² + H²। कितना बार बताए गए हैं? तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। हाँ, कितना बार बताए होंगे। इसमें आता है वो वाला LCM पे भी ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का है ना। ज़्यादातर तो ये छड़े ही लिखा रहता है, भाषा भी सेम ही रहता है कि सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगा। देखिए, इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² + B² + H²। यही होता है। तो बस निकाल लीजिए। 10 है आपके पास, 10 है और 5 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 100, 200 और 25 कितना होगा? 225। कितना का है ये? वेरी गुड, इसीलिए परसेंटेज रटवाते हैं। वर्ग 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 10 का स्क्वायर लीजिए 100, फिर 10 का 100 तो 200, 5 का 25, दोनों जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए, 225 आ गया और आपका आंसर आ गया। ठीक है। 225 कैसे दिया है सर? 15 × 15। 15 स्क्वायर हाँ, हाँ। स्क्वायर नहीं रहा तो नहीं रहेगा तो जितना बाहर आएगा आएगा, जो नहीं रहेगा सो अंदर में रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्लास कितना बजे चलता है? क्लास 9:30 बजे तक 9 बजे बैच नहीं है अभी? है ना, इसके बाद बैच। 9 बजे क्लास 9:30 बजे। हाँ, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कितना है। क्या बोला जा रहा है? कितना अच्छा नाम है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समझ गए? अब जो है आपके सामने है। इसके बाद वही है। क्या बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों विकर्ण चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है? ½ D1 × D2, यही ना होता है। तो इसके लिए हमें दोनों विकर्ण चाहिए, और इसमें एक विकर्ण दिया है और एक भुजा दिया है। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होता है? ½ √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इससे निकल जाएगा भुजा, निकालना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है? सब देखिए, सब जितने सिलेबस में है वो किसी सेट में एडवांस पूछ दिया। ये एडवांस थोड़ी है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन फिर भी आता तो एडवांस सेक्शन में। किसी में अर्थमेटिक पूछ देगा, समझ गए कि नहीं? किसी में ज़्यादा एडवांस पूछ देगा, किसी में ज़्यादा अर्थमेटिक पूछ देगा। लेकिन आपको पढ़ना तो सब है, तभी ना होगा, नहीं तो कहाँ से रिजल्ट बनेगा। समझ गए कि नहीं? और ये सब तो एकदम आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विकर्ण दिया हुआ 24 और एक भुजा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का जो भुजा होता है वो क्या होता है जानते हैं? ½ √D1 का स्क्वायर
प्लस D2 का स्क्वायर। ये विकर्ण है आपका, समचतुर्भुज के विकर्ण को क्या मान लिए हैं, D मान लिए हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये विकर्ण है। अब यहाँ से देखिए, एक आपके पास D दिया हुआ था, कितना है वो, भुजा तो 20 है और D 24, और दूसरा D हमने क्या मान लेंगे, x, और आपके पास साइड दिया हुआ है 20, बैठा दीजिए यहाँ पर 20 हाफ अंडर रूट, उसके बाद 24 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये इधर जाएगा तो 20 दूना 40, और इधर अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाए, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 24 का स्क्वायर 576 प्लस x स्क्वायर, ये इधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और ये 5, 5 में से 10 से 24, तो ये किसका है 32 का, किसका है ये, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ से आपका दोनों विकर्ण आ गया, एक विकर्ण आपका दिया हुआ था 24 और एक आपने निकाल लिया है 32। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, एरिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है हाफ D1 मल्टीप्लाई D2, तो हाफ इंटू 24 मल्टीप्लाई 32, यहाँ से कटेगा 12 बार, तो क्या होगा 12 दूना 24, 12 या 36 और 2 38, 384। अगर मीटर में है तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। कितना आएगा एरिया 384, समझ में गए। सेंटीमीटर में है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भागने से तो काम चलेगा नहीं, बहुत चलेगा, टेंशन ही नहीं रहेगा, जॉब ही नहीं होगा, आराम से खाते रहिएगा, है ना दौड़ना पड़ेगा। बिहार पुलिस में तो दौड़ना है, कूदना है, सीना दिखाना है, समझ गए कि नहीं, एग्ज़ाम पास करना है, मेडिकल पास करना है, तो उस सब का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये मत सोचिए, राम को एक बार सिर्फ निकलने दीजिए रिटर्न, तो फिर देखिएगा क्या राम, आप ये ना सोचिए, किसी को भी ये ना सोचिए, बस सीधा नहीं फिजिकल में जाना ही पड़ेगा। भले ही कोई निकाल देगा, दौड़ निकाले तो पैसा बोला नहीं, पटना में है ऐसा चीज ट्रेनिंग हो रहा है। हाँ तो वहाँ जाओ 2 मिनट ट्रेनिंग आराम से निकल जाओ मास्टर ना यूट्यूब। हाँ हाँ रे यहीं पे 1500 यहीं पे आया यहाँ सर 32 एक्स का मान आ गया ना, एक्स का सर, हाँ एक्स का मान 32 आ गया, D3 का मान ना, हाँ D3 का, D2 की D1 D2 को एक्स माने थे तो वो कितना आ गया, तो बोला कि दोनों बोला था ये तीसरा नहीं वो 16। चलो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बैच में देखिए ज़्यादा विद्यार्थी होता नहीं है आजकल, पढ़ना नहीं चाहता कोई इंग्लिश, समझ गए कि नहीं। खासकर हम लोग अभी इधर ट्रेन नहीं है, दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ट्रेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप ही का क्वेश्चन है, पूछते थे आप ये क्वेश्चन एक बार, कहते थे कि पढ़ाइए। देखिए कहता कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो बताइए, अभाज्य संख्या तो पता है ना भाई, तो बताओ तो अभाज्य संख्या देखें। अच्छा आपसे ये पूछेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो आप क्या बताइएगा, 2 3 5 7 ऐसे संख्या जिनके फैक्टर 1 और इट सेल्फ के अलावा और कुछ ना हो, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है ना।
और एक पासा में आपको पता है क्या क्या होते हैं अंक? 3 हो गया। 1 से लेके 6 तक होता है कि नहीं? छकरी, छकरी जिसको बोलते हैं। अरे लूडो खेलते हो कि नहीं? तो काहे नहीं बोल रहे हो? हाँ, बोलोगे तो मोमेंटम रहेगा, नहीं तो क्लास से बाहर चल जाओगे। समझ गए कि नहीं? रहेगे तो क्लास में ही, लेकिन चल जाओगे क्लास से बाहर। कौन संख्या? एक जो है इसकी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना? ठीक है सर, 2 हो गया। हाँ। 3 हो गया। वेरी गुड। 5 हो गया। तो प्राइम नंबर जो 1 से 6 के बीच में आएगा वो 2, 3 और 5, यानी कि 3 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं, पहले नंबर ऑफ एस निकालते हैं। तो पासा में जो पूरे संख्या है उसको नंबर ऑफ एस बोलेंगे तो कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है, जिसमें इसको बोलते हैं घटना, नंबर ऑफ इवेंट। ये कितना आएगा? 1 2 और 3। अब प्रायिकता निकालने के लिए बोलते हैं नंबर ऑफ पी, है ना? तो क्या होता है? नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी, अपॉन नंबर ऑफ एस। नहीं, ई रहता है ऊपर में, इवेंट ऊपर में और स्पेस नीचे में। तो 3/6 कितना होगा? 1/2, यानी कि आधा चांस है इसका कि ये प्राइम नंबर लेकर आएगा। वैसे ही पता चल रहा है सर 6 संख्या है, 3 प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब आधा चांस है कि वो आ सकता है। समझ गए कि नहीं? कितना आसान था? समझ गए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आएगा तो जरूर। इसका मतलब क्या माने सर? संख्या। हाँ, ये इवेंट वो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई निकालना होता है, तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। लीजिए, इतना आसान अगला क्वेश्चन ये बन गया। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, उसके बाद में जीके पर आएंगे, मैथ खत्म हो जाएगा। हो गया? देखिए, इसमें एक लॉजिक था कि मतलब पूछा गया कि मतलब आभास है, मतलब आगे हाँ, क्या एक लॉजिक कितना था था कि कितना टाइम मतलब आ सकता है, हाँ। चांस कितना है? देखिए, हमारे पास पता कहा कि एक पासा में, तो पासा में सर 6 अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक के, और उसमें बोला कि अगर हम उसको एक बार फेंकेंगे ना तो अभाज्य संख्या आने की कितनी प्रायिकता है। तो हमने कहा कि अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं, 1 से 6 के बीच में कितना है? 3 था, और 6 संख्या है, 3 है, इसका मतलब आधा होगा। बनाने की क्या जरूरत था? समझ गए कि नहीं? ऐसे पूछता था सम कितना हाँ, कितना? सम पूछता तो 2 4 6, ये भी 3 होता तो ये भी आधा होता। इसी में अगर विषम पूछता तो भी वही हो जाता, लेकिन इसमें ये पूछते सिर्फ 3 आने की कितनी प्रायिकता है, तो 3 तो एक ही बार आएगा, तो 1/6। समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, बस सिर्फ नंबर ऑफ इवेंट निकालना है, तो 3 तो एक ही बार आएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट 1 हो जाएगा। नहीं, पढ़ा है, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम आसान, लॉलीपॉप क्वेश्चन। आपका है तो इतना बड़ा लैंग्वेज, लेकिन बनेगा इतना छोटा में। और ये क्वेश्चन सब पढ़े हैं, सब बताइएगा। क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार भत्ता घोषित किया। 30% का त्योहार भत्ता घोषित किया। रमन ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें? लंबा चौड़ा भाषण है। देखिए, 30% का छूट दे रहा था, तब जाके उसको मोबाइल में कितना छूट मिला है? पैसों की बात कर रहे हैं हम। 960 कहाँ भागे क्वेश्चन? 960, वेरी गुड। यानी कि सर 30% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 960। छूट का ही तो मान दिया हुआ है। क्या कहा कि एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है तो उसको 960 रुपया छूट मिला है। इसका मतलब 30% छूट था, तो वही तो है। आपको 100% निकालना है। क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। ओहो, 1 0 और लगा लीजिए बड़ा वाला। तो 960 को 30 से भाग करना है और 100 से गुना। 1 0 से 1 0, 3 से कटेगा 3 2, 32। बहुत छोटा हो, इसका मतलब ये कैसा मोबाइल होगा? हो 3200 में कौन मोबाइल मिलता है? ओहो, अंकित मूल्य लिखा हुआ है। सेकेंड हैंड का व्यापारी लगल था। समझ गए? मैथ का क्वेश्चन आप लोगों का ये वो चीज और दिया था उसमें, त्योहार बट्टा, वो आप छोड़ रहे हैं ना? नहीं, सब वही चीज़ कहा। क्या बोला
एक त्योहार में क्या किया है, एक दुकानदार अपने सामान पर सभी पर छूट का घोषित किया कि त्योहार सीजन बट्टा लगाया, छूट सीजन डिस्काउंट नहीं, मॉल सब में देखते हैं ईद डिस्काउंट, बकरीद डिस्काउंट, होली डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, ऐसा ही उसने लगाया होगा 30%। तो एक आदमी फ़ोन खरीदने गया ना तो उसको 960 रुपये का छूट दिया गया, तो बताया जा रहा है कि उस फ़ोन का कीमत कितना रहा होगा। हमने बोले 30% छूट है और 960 मिला है तो 100% उसका मतलब प्राइस होगा। भाई कोई भी चीज़ का वैल्यू अपने आप में 100% होता है। ये हमने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, रेशियो, मिक्सचर कितना बार हम ही दे हो गया आप लोगों को। चलिए मैथ का क्वेश्चन अब हो गया, समझ गए। जीके पर आते हैं। इस सेट में मैथ का क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना गजब है। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत था, बताइए। ऑप्शन 65%, 85%, 78% और 73%। चलिए एक ने कहा, दूसरा तीसरा कोई और है तो बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार वर्ष माने कि भारत की जनसंख्या बोलते हैं, साक्षरता दर आपको बताना है कितना था। 72 नहीं है, 65%, 85%, 78% और 73%, 73। कितना बोले, सब बोल रहे हैं, मतलब किसी को कंफर्म नहीं है। अब हम आप लोगों को क्या बताएं। आपने कितना कहा था? 8। ये कहा 73। जो कौन कहा 73? वेरी गुड। कितना है? 73% था, समझ गए। हाँ क्यों नहीं, लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ज़्यादा नहीं लगा। हाँ आपको बताया जाना है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। इसमें भी लगेगा ऑप्शन, क्या याद है ना सबको? वास्को डिगामा। कौन था? सॉरी वो तो भारत का खोज किया था, कोलंबस। क्या है, अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस। चलिए क्या आपको ये पता है कि कोलंबस ने जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो कब अमेरिका का खोज किया था? 1498। तो भारत का है भाई मेरे, सबको वही याद है भाई। दूसरे देश का भी थोड़ा सा याद रखिए, समझ गए कि नहीं? नहीं, 6 साल पहले, 1492। कब? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नामक एक व्यक्ति था जिसने अमेरिका का खोज किया था, कोलंबस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तारापुर, कहाँ चला गया? तारापुर नहीं, तारामंडल नहीं है, मिस थोड़ा सा कट गया है। इसको देखिए, वही है आंसर, ही है वही। देखिए भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन है? हाँ नहीं, वही है, हमने वही पहले इसमें गलत लिखा हुआ था। उसका आंसर है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। समझ गए कि नहीं? यही था पहला ऊर्जा स्टेशन। कुछ साइंस की बातें करते हैं, देखिए साइंस में। हाँ अब देखिए, कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबको पता था। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और मोनासाइट्स। किसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त की प्रमुख कोशिकाएं आरबीसी, आपको पता है। और इसी का जो 40% भाग है वो केंद्रक में पाया जाता है। तो इसमें जो है ना, जो आपका क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा? आरबीसी। क्या है? समझ गए? इसमें डब्ल्यूबीसी नहीं है। अगला क्वेश्चन,
अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन मेंडल। इसमें तो आप पूरा पूरा नाम ही रट गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेंडल का जानते नाम रटेंगे सर आप। वाह बुक दिखाएंगे वो इतना बुक रखेंगे। ठीक है। सब रखते हैं। कौन है इसका अनुवांशिकी का? डिग्री के मेंडल कम से कम याद रखिए, अगर पूरा नाम नहीं याद रहेगा तो, है ना? हाँ, क्वेश्चन क्या था? मेंटल से याद रख सकते हैं मेंडल। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिक जल्दी जल्दी पूछे ना सर, एक क्वेश्चन कितना समझ लेते हैं। अच्छा। जो नहीं समझा वो नहीं पूछेगा। पता चलिए, निम्नलिखित में से उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड लक्षण है। 4 ऑप्शन देते हैं। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति। मालूम है। इसको तो ध्यान से नहीं सुनते। हाँ, लक्षण के समझ में आया। ओ कहता है उपार्जित लक्षण क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन और बालों की प्रकृति। नहीं, इसका आंसर है शरीर का वजन। उपार्जित मतलब क्या हो गया? वो जो बढ़ता चढ़ता वही ना, बढ़ता बायोगैस का मुख्य घटक है। मीथेन बढ़ते रहिए। ये सब याद है नहीं? ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। पराग कणों एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण की किस माध्यम के द्वारा होता है? जल, वायु, कीट, उपरोक्त में से सभी। नहीं पता? सभी। क्या है आंसर? सभी। परागकण जो होता है ना, फूल के जो होता है, तो वो सारे माध्यमों से ना एक दूसरे में स्थानांतरित होगा। 4 को बुक दिए होंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए, ये देखिए, अमन फसल संबंधित है। नाम सुने ऑप्शन। ऑप्शन है हमारे पास मक्का, ज्वार, अरहर और धान। मक्का, ज्वार, अरहर और धान। कौन सा हो गया? अमन, अमन। मक्का उत्पादन। हाँ, धान धान धान। वेरी गुड। किससे है? धान से है। भारत में धान की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होता है? हरियाणा में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं, हम अपने मन से उसमें जो है कि मन से पूछे हैं। होता है पंजाब में ज़्यादा खेती, ज़्यादा पंजाबी में सबसे होता ज़्यादा है। वही होता है। और कहाँ क्या पूछे थे, मतलब धान ही खेती कहाँ हाँ होता है? हाँ। धान की खेती में पंजाब में धान की खेती कितना पड़ेगा? कहाँ जाता है? तमिल में धान से ज़्यादातर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उसको छोड़िए। कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? मतलब हटा सकता है। कौन है ये? राष्ट्रपति की। हाँ, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद और राज्यों की विधानसभा। राज्यों के विधान। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं। 42 का देखिए आंसर क्या करके संसद है इसका, क्योंकि राष्ट्रपति में महाभियोग कौन चलाएगा, लगाएगा? संसद ही लगाएगा। समझ गए कि नहीं? आया समझ में? ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये, लेकिन सिर्फ बताइए तो पहले कि महाभियोग जो है इसके कितने अनुच्छेद में है? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा आप करीब थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में है। कितना में है? 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है कि प्रावधान है। समझ गए? बस एक क्वेश्चन और लास्ट। कहता है कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितने प्रतिशत है? 70। इसमें ऑप्शन में भी नहीं है 71। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना प्रतिशत है? 50%, 60%, 75% और 85%। 75 और 85। 50 देखिए, 85 नहीं होगा भाई। आप सही बोल रहे थे 71%, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं वो, तो उसके करीब होगा, तो 75% इसका आंसर है। समझ गए कि नहीं? वैसे पृथ्वी पर जल का जो भाग है वो 71% ही है, लेकिन हमें ऑप्शन भी तो देखना है, इसीलिए तो ऑप्शन बोले इसमें। 70% पानी है, 30% सूखा ये सब है, तो पानी का किल्लत क्या हो जाता है? सही समझिए।
तो अपने बिहार में बात ये है कि जो पानी है सो एक जगह तो है नहीं कि कहेंगे कि सर ज़्यादा पानी, जैसे हमने कहा ये हमारी क्लासरूम है, ये मान लीजिए 20-22 फीट का है, समझ लीजिए एक का तुलना हो जाएगा, किसी बेच में ज़्यादा है किसी 70 तो फिर यही हो गया कि हर एक जगह जो पृथ्वी का जो हर एक जगह है वहाँ पर एक ही जगह तो पानी मौजूद है नहीं कि कहेंगे कि सर 70% पानी आपका जो है से कि है तो एक ही जगह होगा। 70 में अंतर नहीं हुआ। बहुत अंतर है कि तो 30% को टुकड़े टुकड़े में बांटिए ना तो भी कम नहीं होता। क्या पृथ्वी छोटा है? कितना बड़ा है पृथ्वी? तब समझ गए कि नहीं? पानी कितना दूना है। पानी सर ज़्यादा कहाँ से पाया था? सबसे ज़्यादा पानी अपने जो भारत की बात करते हैं तो जो वर्षा होता है सबसे ज़्यादा वो मेघालय में होता है, समझ गए कि नहीं? तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहीं पानी रहेगा, समझ गए? हो गया, सेट खत्म। नेपाल तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला है, बहुत मदद करेगा ये सेट। सब आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगली सेट के साथ।